मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। JCERT डिजिटल स्कूल की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी विषय पाठ झारखंड के वाद्य यंत्र को आपने पढ़ा, समझा और बहुत सारी जानकारियां हासिल की। इस पाठ के माध्यम से आपको जानकारी हुई कि हमारे समाज में, झारखंड के विभिन्न वर्ग और समाज में विभिन्न प्रकार के अवसरों, उत्सव, त्यौहार और सामाजिक कार्यक्रमों में विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का वादन किया जाता है, मनोरंजन के लिए, साथ ही साथ मौज मस्ती के लिए भी। लेकिन आपने एक और अहम जानकारी हासिल किया जिसमें आपको मालूम चला कि सुरक्षा के लिए भी हमारा झारखंड प्रदेश वनों से आच्छादित क्षेत्र है, घने घने जंगल हैं और इन जंगलों में विभिन्न प्रकार के भयानक और खूंखार जानवर रहते हैं। इन जानवरों से सुरक्षा के लिए, अपने पालतू पशुओं की सुरक्षा करने के लिए, हम मानवों को सुरक्षा के लिए, अपने गांवों से इनको दूर भगाने के लिए वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। खासकर इसमें उस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं जिसमें तीव्र ध्वनि उत्पन्न होते हैं। उसके माध्यम से जानवरों को दूर भगाने में हम सभी सफल होते रहे हैं। अर्थात सिर्फ यह वाद्य यंत्र मनोरंजन के ही साधन नहीं बल्कि सुरक्षा के भी साधन के रूप में झारखंडवासी, हम सभी झारखंडी प्रयोग में लाते रहे हैं। अब इस पाठ के माध्यम से कुछ अभ्यास प्रश्न करना चाहेंगे। आप सब तैयार हैं ना? तो चलिए पाठ के माध्यम से कुछ प्रश्न देखते हैं और उसके उत्तर को करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न है, झारखंड के लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए तीव्र ध्वनि वाले यंत्रों की जरूरत क्यों पड़ती थी? अभी आपसे हमने चर्चा किया और आप समझ ही गए होंगे। झारखंड में ऐसे घने जंगल भी हैं जहां भयानक जानवरों से सुरक्षा के लिए तीव्र ध्वनि वाले यंत्रों की आवश्यकता पड़ती थी। तीव्र ध्वनि के कारण खूंखार पशु गांव में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते थे। प्रश्न, सांस्कृतिक कार्यक्रम में वाद्य यंत्रों के महत्व के बारे में बताइए। उत्तर, एक वाद्य यंत्र का निर्माण या प्रयोग संगीत की ध्वनि निकालने के प्रयोजन के लिए होता है। गाना, बजाना और नाचना हमारी ऊर्जा और काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। यह हमारी सामाजिकता बढ़ाने और हमारे अंदर मानवीय संवेदना को बनाए रखने में सहायक होता है। प्रश्न, उन वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए जिन्हें पीटकर या थाप देकर बजाया जाता है। तो यह तो बहुत ही आसान प्रश्न है। आप अपने आसपास, अपने गांव में, अपने घरों में आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं जिसको हम पीटकर या थाप देकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो जिन वाद्य यंत्रों को पीटकर या थाप देकर बजाया जाता है वे हैं नगाड़ा, ढोल, ढाक, ढोलक, मांदर आदि। उसके बाद प्रश्न के रूप में आपके समक्ष है, झारखंड में गायन, वादन एवं नर्तन के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इस कथन से आप कहां तक सहमत है? अपना पक्ष रखिए। मेरे प्यारे बच्चों, यह बात तो आप भी समझते हैं कि हमारे जीवन में वाद्य यंत्रों की बहुत ही अहम रोल है और भूमिका है। उसके बगैर हम अपने जीवन में खुशहाली, खुशी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। झारखंड जैसे सांस्कृतिक जो केंद्र है, अखरा गांव की हृदय स्थली है। अखरा में गूंजते वाद्य कानों में मधु घोलते प्रतीत होते हैं। अखरा में बजते नगाड़े और मांदर के ताल, बांसुरी की तान, बनम, केंद्रा, टोहिला आदि की सुरीली ध्वनि सुनते ही मन मस्तिष्क में मस्ती छा जाता है। इसलिए यह कहना उचित है कि झारखंड में गायन, वादन एवं नर्तन के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। गायन और नर्तन में वाद्य यंत्रों की भूमिका के बारे में बताइए। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि गायन, गीत, संगीत, नृत्य में बिना वाद्य के यह बेहतर हो ही नहीं सकते हैं। अर्थात उत्तर के रूप में आप दर्ज करें, गायन या नृत्य का साथ देने के लिए वाद्य यंत्रों की धुन व आवाज की जरूरत होती है। बिना वाद्य यंत्रों के प्रयोग के गीत, संगीत और नृत्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। प्रश्न, उदाहरण देते हुए किन्हीं 4 प्रकार के वाद्य यंत्रों के बारे में लिखिए। पाठ पढ़ने के क्रम में हम सभी ने बहुत ही बेहतर तरीके से समझने की कोशिश किया कि वाद्य यंत्र को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला औनद वाद्य, ऐसे वाद्यों को किसी पात्र या ढांचे पर चमड़े को मढ़कर बनाया जाता है जिसमें मांदर, ढोल, ढाक, नगाड़ा
इत्यादि जैसे वाद्य यंत्र आते हैं। दूसरा प्रकार जो है वह तंतु वाद्य। इस वाद्य में तांत या तारों से आवाज निकलती है। उंगली, कमानी या लकड़ी के आघात से इसे बजाया जाता है। इसमें एक तारा, सारंगी, दुईला आदि वाद्य यंत्र आते हैं। उसके बाद सुशीर वाद्य एक तीसरा प्रकार है, जो फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य सुशीर वाद्य कहलाते हैं, जिसमें हवा और फूंक मारकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जैसे बांसुरी, शहनाई, सिंगा, शंख इत्यादि। और चौथा जो वाद्य का प्रकार है, जिसको हम कह सकते हैं घनवाद। धातुओं से बने वाद्य घनवाद की श्रेणी में आते हैं। इन्हें आपस में टकराकर या ठोकर मारकर मधुर ध्वनि निकाली जाती है। खासकर कांसे का प्रयोग इस तरह के वाद्य में अधिक होता है। उदाहरण में झाल, झांझ, घंटा, करताल जैसे वाद्य यंत्र सम्मिलित हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपने अपने राज्य में कई प्रसिद्ध वाद्य यंत्र के बारे में जाना, और इसी तरह से हर एक राज्य में कुछ न कुछ प्रसिद्ध वाद्य यंत्र होते हैं। जैसे उदाहरण के स्वरूप में यदि मैं आपसे साझा करूं, तो झारखंड की पहचान जैसे मांदर से होती है, उसी तरह से राजस्थान राज्य में वहाँ के लिए अलगोजा और मशक जैसे वाद्य यंत्रों की प्रसिद्धि है। उसी तरह से आपके पास कुछ राज्य के नाम दिए जा रहे हैं, और आपको कार्य करना है कि उन राज्यों में जो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र हैं उनका नाम कॉलम में दर्ज करना है। जैसे बिहार, अगर बिहार की बात करें तो बिहार में आप जानते हैं वहाँ पे तबला, हारमोनियम, ढोलक वहाँ विशेष रूप से प्रसिद्ध है। आप भी जानने की कोशिश करें। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में, गुजरात, केरल, कश्मीर और असम, इन राज्यों में किस प्रकार के वाद्य यंत्र की प्रसिद्धि है और उसका वादन किया जाता है, आप जानने की कोशिश करें और नोटबुक में दर्ज करें। प्रश्न है, बांसुरी के अतिरिक्त फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्यों के नाम लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, यह तो आप बहुत आसानी से जानते हैं। बांसुरी के अतिरिक्त फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्यों में शहनाई, शिंगा, निशान, शंख, मदन भेरी आदि प्रमुख वाद्य हैं। उसके बाद आप अनुमान कीजिए, कल्पना कीजिए और उसके आधार पर कुछ प्रश्न का उत्तर देने का कार्य आप करेंगे। जैसे किसी उत्सव या कार्यक्रम में गीत संगीत की धुन आपको जरूर सुनाई पड़ती होगी। यहाँ तक कि घर, होटल, बस तथा दुकानों में भी आपको गीत संगीत सुनने को मिलता होगा। यदि इन सभी जगहों से गीत संगीत या किसी भी प्रकार का वाद्य बजाना बंद कर दिया जाए तो माहौल कैसा लगने लगेगा, लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर तो बहुत आप आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन आपको कल्पना करना है कि यदि जहां आप सुन पाते हैं गीत संगीत का धुन, वाद्य का ध्वनि, और यदि आपको यह सुनाई न पड़े तो कितना सूना सूना, रुखा रुखा और उदासी जैसा महसूस होगा। वैसे इन चीज़ों को आप अपने अनुभव के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर करने का कार्य करेंगे। प्रश्न, कोई वादक किसी वाद्य यंत्र को बजाना कैसे सीखता होगा, सोचकर लिखिए। वैसे आप भी कुछ वाद्य यंत्र बजाने में सक्षम होंगे, तो आपको अपने अनुभव को साझा करना है। साथ ही साथ अपने घर में बड़े बुजुर्ग एवं अन्य जो वाद्य यंत्र को बजाते हैं उनसे आप बात करिए कि उन्होंने किस प्रकार से यह वाद्य यंत्र बजाना सीखा। वैसे मैं आपको बताऊं, अभ्यास के माध्यम से एवं इसके लिए गुरु की भी आवश्यकता होती है। उनके संरक्षण में, उनके निर्देशन में हम वाद्य यंत्र को बजाना सीखते हैं, लेकिन आप अपनी सोच, अपनी अनुभव कॉपी में दर्ज करेंगे। उसके बाद कुछ भाषा संदर्भ की बात करते हैं। इसमें आप देखें, यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा, धनुष के साथ बंधे घुंघरू की खनक इसके स्वर में मधु घोल देता है। यहाँ पे मधु का अर्थ मीठा है। आप जानते हैं कि शहद को भी मधु कहा जाता है, अर्थात मधु अनेकार्थी शब्द है। तो ऐसे अनेकार्थी शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। आपको नीचे कुछ अनेक शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों के एक एक शब्द के एक से अधिक अर्थ को पता करना है और वाक्यों में प्रयोग कर अस्पष्ट अर्थ लिखने का कार्य करना है। जैसे भाग, अब भाग का अगर आप अर्थ लें, एक तो भाग गणित में जो आप भाग करते हैं,
और दूसरा भाग, भागने को लेकर भी आप कह सकते हैं, भाग क्रिया। तो आप कैसे इसका अर्थ निकालते हैं और वाक्यों में प्रयोग करते हैं, यह आपको बहुत ही सावधानी से करना है। उसी तरह से अगर दूसरा शब्द लें तो कोटि, कोटि प्रकार को भी बोलते हैं और कोटि सैकड़ा को भी बोलते हैं। इसी तरह से अन्य शब्द को आप देखें, मन, कल, वर्ग, बाल, लाल। इन दिए गए शब्दों के अर्थ को पता करें, एक से अधिक अर्थ अनेकार्थक शब्द के रूप में, और उसको वाक्यों में प्रयोग कर अर्थ स्पष्ट कर लिखें। उसके बाद कुछ वस्तुओं या वाद्य यंत्रों से निकलने वाली ध्वनि को निश्चित शब्दों से व्यक्त किया जाता है। जैसे गोड़ाम की ध्वनि को खनर खनर, घाघर या घुघरा की ध्वनि को झनर झनर से व्यक्त करते हैं। तो अब आपको निम्नलिखित वाद्य यंत्र या वस्तुओं से निकलने वाली ध्वनियों को शब्दों में लिखना है, अर्थात वस्तु या वाद्य के अलग अलग ध्वनि हैं, उस ध्वनि का क्या नाम देते हैं आपको अपनी कॉपी में दर्ज करना है। जैसे घंटी, तो आपके विद्यालय में भी घंटी बजती है और आपने ध्यान से सुना होगा, टन 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 घंटी बजती है। उसी तरह से आप देखें चूड़ी, घुंघरू, पायल, मांदर, ढोलक, घड़ी, बादल। इन वाद्य और वस्तुएं कुछ आवाज या इनकी ध्वनियां होती हैं, उसके लिए कोई शब्द निर्धारित है, वह शब्द आप लिखने का कार्य करेंगे। उसके बाद नीचे कुछ वाक्यांश दिए जा रहे हैं, उस वाक्यांशों को आप पढ़ें और समझें। जैसे बांस की नली, बांसुरी की आवाज, झारखंड की शान, चमड़े के फीते, वाणी के श्रृंगार और सारंगी के स्वर। का, के और की, ये जो तीन विभक्ति चिन्ह है, दो संज्ञाओं का संबंध बताते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में अलग अलग जगह इन तीनों का प्रयोग हुआ है। ध्यान से पढ़ें और बताएं कि का, के और की का प्रयोग कहां और क्यों हो रहा है। उत्तर के रूप में कुछ आपकी समझ विस्तार हो, इसलिए मैं कुछ साझा कर रहा हूं। वाक्यांशों में का, के एवं की कारक चिन्ह के रूप में प्रयोग में आए हैं। एक कारक चिन्ह है। यह तीनों संबंधवाचक कारक की विभक्तियां हैं। संबंधवाचक कारक की विभक्तियां हैं। ध्यान देने वाली बात है कि संबंधवाचक में पहले शब्द के अनुसार का या की का प्रयोग नहीं होता, बल्कि दूसरा शब्द जो संबंध बताता है या कारक के साथ जिसका संबंध होता है, उसके लिंग के अनुसार का या की का प्रयोग होता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, यहां पर आपको बताया गया कि जो संबंधवाचक कारक की विभक्तियां का और की जो है, यह संबंधवाचक में शब्द के अनुसार, पहले शब्द के अनुसार नहीं बल्कि दूसरे शब्द के अनुसार। कहने का अर्थ है कि कारक के साथ जिसका संबंध होता है उसके अनुसार यदि पुल्लिंग है तो का और यदि स्त्रीलिंग है तो की का प्रयोग होता है। उदाहरण में आप देखें, जैसे हमें बोलना है राम का भाई। यहां राम पुल्लिंग है, लेकिन राम से हमको नहीं देखना है, बल्कि दूसरा जो शब्द है भाई, यानी कारक का संबंध किससे है? भाई, यानी भाई पुल्लिंग है तो यहां पर का लिखेंगे, राम का भाई। सीता का भाई, अब यहां सीता स्त्रीलिंग है, लेकिन हमें पहले वाले शब्द से नहीं बल्कि भाई जो दूसरा शब्द है उससे देखेंगे तो भाई पुल्लिंग है, इसलिए हम लोग यहां पर लिखेंगे सीता का भाई। सीता की भाई नहीं, सीता का भाई। उसी तरह से नीचे देखें, राम की बहन, बहन जो दूसरा शब्द है उस शब्द के आधार पर, चूंकि बहन स्त्रीलिंग है, हम यहां पर का न लिखकर की लिखेंगे, यानी राम की बहन। और उसी तरह से सीता की बहन, यानी दूसरा शब्द बहन के कारण यहां पर की विभक्ति की का प्रयोग हुआ है। उसके बाद आपको और स्पष्ट करूं मैं, संबंधवाचक का प्रयोग करते समय जो दूसरा शब्द होता है, संबंधवाचक का प्रयोग करते समय जो दूसरा शब्द होता है उसके अनुसार यदि शब्द पुल्लिंग है तो का तथा स्त्रीलिंग है तो की का प्रयोग करते हैं, और यदि वह दूसरा शब्द पुल्लिंग, बहुवचन या आदर सूचक है तो फिर के का प्रयोग करते हैं। जैसे राम के भाई, तो आदर देने के लिए हम यहां पर लिख सकते हैं राम के भाई। उसी तरह से दिल्ली के लोग, दिल्ली के लोग, जैसे पुल्लिंग बहुवचन है
इसमें यहां बोला गया कि आप के का प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए कुछ आपसे अलग कार्य करने को मैं कहना चाहता हूं। आपके इलाके में किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है और उन्हें किन अवसरों पर बजाया जाता है, उनकी तालिका बनाइए। तो आप अपने घरों में, अपने गांवों में, अपने क्षेत्रों में विभिन्न उत्सव, अवसर, सामाजिक समारोह, पर्व में आपने देखा होगा कि वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। तो अब आपको एक तालिका बनानी है कि किन किन वाद्य यंत्रों का वादन किया जाता है और किन किन अवसरों पर। दूसरी बात, आपके क्षेत्र में मुख्य रूप से जिन वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है उनमें से किसी एक वाद्य यंत्र को बनाने की प्रक्रिया के बारे में अपने बड़े बुजुर्गों एवं अनुभवी व्यक्ति से बात कर लिखना है। कहने का अर्थ है कि आपके आसपास जो वाद्य यंत्र प्रचलित है, प्रसिद्ध है, उसका निर्माण कैसे होता है। तो अपने बड़े बुजुर्ग एवं अनुभवी लोगों से बात करें और उस प्रक्रिया को जानने की कोशिश करें और अपने कॉपी में भी दर्ज करें, साथ ही साथ दोस्तों से भी साझा करें। और इस तरह से आप सब अपने आप पढ़ाई जारी रखेंगे। साथ ही साथ झारखंड डिजिटल स्कूल ऐप के माध्यम से भी डिजिटल कंटेंट को आप देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। और पुनः मैं आपको अगले पाठ के साथ मिलूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।